हेलो एवरीवन, मैं हूं शिता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकाउंट्स के क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू व्हिच कॉन्सेप्ट इज द लाइफ ऑफ द बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू एप्रोप्रिएट सेगमेंट्स फॉर स्टडीइंग द रिजल्ट शोन बाय द बिजनेस इन ईच ऑफ द सेगमेंट। ऑप्शंस हैं पीरियोडिक मैचिंग कॉन्सेप्ट एंड रेवेन्यू कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट या फिर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। पहला दिया है पीरियोडिक मैचिंग कॉन्सेप्ट एंड रेवेन्यू कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट जितने भी कॉस्ट हैं एक पर्टिकुलर पीरियड की वो मैच होने चाहिए विद द रेवेन्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर पीरियड। दैट मीन्स कि जितने भी कॉस्ट एप्लीकेबल हैं उस रेवेन्यू के लिए जिस पर्टिकुलर पीरियड में हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उन सभी को चार्ज करना है अगेंस्ट दैट रेवेन्यू। इसी कॉन्सेप्ट की वजह से जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं उसको भी हम बुक्स में दिखाते हैं, भले ही अभी इस पर कैश पे नहीं किया गया है तो भी इसको हम बुक्स में शो करते हैं। दूसरा है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ये बेस्ड है डबल एंट्री सिस्टम पे, प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम इस पर ये बेस्ड है। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्ट एटलीस्ट टू अकाउंट्स। हर ट्रांजैक्शन एटलीस्ट दो अकाउंट को अफेक्ट करता है, एक डेबिट होता है और दूसरा क्रेडिट। नेक्स्ट है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। जो बिजनेस होता है वो क्या माना जाता है कि लॉन्ग पीरियड के लिए चलेगा। तो ट्रू प्रॉफिट या लॉस हमें तभी पता चलेगा जब बिजनेस क्या हो जाए, वाइंड अप हो जाए। लेकिन अगर हम वाइंड अप तक का इंतजार करेंगे तो बिजनेस करना पॉसिबल नहीं होगा। यानी इतना लंबा इंतजार अगर हम करते हैं तो जो इंफॉर्मेशन होगी वो किसी यूज की नहीं रह जाएगी। इसीलिए जो लाइफ है बिजनेस की उसको डिवाइड किया जाता है इनटू टाइम इंटरवल्स। टाइम इंटरवल्स में डिवाइड किया जाता है ताकि जो प्रॉफिट या लॉस है वो हम जान सके और उससे रिलेटेड जो डिसीजन है उसको लिया जा सके। इसके लिए 12 मंथ पीरियड को अडॉप्ट किया गया है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। नेक्स्ट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन या इवेंट्स को हम रिकॉर्ड करते हैं जिनको हम मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मनी के टर्म्स में जब किसी ट्रांजैक्शन को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं तभी हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। कोई भी ऐसा इवेंट जो भले ही बहुत इंपॉर्टेंट हो लेकिन अगर उसे हम मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो उसको हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो अगर हम अपने क्वेश्चन को देखें तो हमारा क्वेश्चन था कि लाइफ जो है बिजनेस की उसको एप्रोप्रिएट सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है ताकि जो रिजल्ट्स है उसको देखा जा सके, उसको स्टडी किया जा सके। तो ये किस कॉन्सेप्ट के बेस पर होता है? तो यहाँ ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following enumerates the distinctive feature of management audit? Options हैं, it is an appraisal of both policies and actions, it is preventive as well as creative check of accounting data, it is organization oriented, next है it is dynamic and result oriented rather than simply procedure bound, और फिफ्थ ऑप्शन है it ensures a sound and healthy growth of business organization। और यहाँ ऑप्शंस में से हमको चुनना है कि कौन से ऑप्शंस इसमें से सही है। मैनेजमेंट ऑडिट क्या है? एक सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन है जो भी मैनेजमेंट की प्रोसेसेस हैं या मैनेजमेंट की पॉलिसीज हैं उनका। इससे ये पता किया जाता है कि जो मैनेजमेंट है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कितनी इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कैरी ऑन कर रही है और कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां पे हमको इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो मैनेजमेंट ऑडिट के थ्रू क्या चेक किया जाता है? इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजर, जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं उसको वो कितना फॉलो कर रहे हैं ये देखा जाता है। इसके अलावा मैनेजमेंट डेटा कितना रिलायबल है, कितना यूजेबल है ये चेक किया जाता है, रिलायबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट डेटा। और परफॉर्मेंस की क्वालिटीज को चेक किया जाता है और देखा जाता है जहां कोई कमी है उसको कैसे आगे हम सुधार सकते हैं। तो अब अगर हम बात करें कि मैनेजमेंट ऑडिट के क्या क्या फीचर्स हैं
तो मैनेजमेंट ऑडिट क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जो मैनेजमेंट फंक्शंस की या जो मैनेजरियल फंक्शंस हैं उसको इवैल्यूएट करता है, उसकी परफॉर्मेंस को जानने के लिए उसका इवैल्यूएशन करता है। सेकंड है कि ये अप्रेजल है ऑफ बोथ पॉलिसीज एंड एक्शन। क्या है ये अप्रेजल ऑफ बोथ पॉलिसीज एंड एक्शन? अप्रेजल ऑफ बोथ पॉलिसीज एंड एक्शन का क्या मतलब है कि जो पॉलिसीज हैं ये उनको भी चेक करता है, प्लस जो एक्शंस हैं उनको भी ये चेक करता है। इसके अलावा ये इंश्योर करता है साउंड एंड हेल्दी ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। प्लस ये क्या होता है? ये प्रिवेंटिव भी है और क्यूरेटिव भी है। इट इज प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव, दैट मीन्स कि जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं वो तो हम पता करते ही हैं थ्रू मैनेजमेंट ऑडिट, प्लस आगे क्या क्या मेजर्स हम ले सकते हैं फ्यूचर में जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे बचने के लिए, ये भी मैनेजमेंट ऑडिट बताता है। मैनेजमेंट ऑडिट इज मोर कंसर्न्ड विद फ्यूचर, इट इज डायनेमिक, प्लस इट फोकसेस ऑन दी रिजल्ट्स पर इसका फोकस रहता है। कोई स्ट्रिक्ट प्रोसीजर बाउंड नहीं है, जरूरत पड़ने पे जो भी चेंजेस करने होते हैं किए जाते हैं, प्लस फोकस किस पे होता है? रिजल्ट्स निकालने के लिए रिजल्ट पर फोकस किया जाता है। इसके अलावा जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है उसमें जो वीकनेसेस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, ये उसको आइडेंटिफाई करता है, प्लस कैसे उनको हम सॉल्व कर सकते हैं वो बताता है, सजेस्ट करता है। तो अगर हम अपने क्वेश्चन को देखें तो देखिए ऑप्शन ए जो यहाँ लिखा है, इट इज एन अप्रेजल ऑफ बोथ पॉलिसीज एंड एक्शन, ये करेक्ट है। पॉलिसीज को भी चेक करता है और एक्शंस को भी चेक करता है। सेकेंड यहाँ लिखा है, इट इज प्रिवेंटिव एज वेल एज क्रिएटिव चेक ऑन अकाउंटिंग। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इट इज बोथ प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव, दैट मीन्स कि जो प्रॉब्लम्स हैं उसको तो डायग्नोस करता ही है, साथ ही साथ फ्यूचर में हम कैसे किसी प्रॉब्लम से बच सकते हैं वो बताता है। तो ये सेकेंड ऑप्शन यहाँ सही नहीं है। नेक्स्ट है, इट इज ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेड। तो मैनेजमेंट ऑडिट क्या है? ये क्या है? रिजल्ट ओरिएंटेड है। इट फोकसेस ऑन व्हाट? इट फोकसेस ऑन रिजल्ट्स। परफॉर्मेंस जो होती है उसको इवैल्यूएट किया जाता है और रिजल्ट्स को निकाला जाता है ताकि जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको हम रिजॉल्व कर सकें। तो ये पॉइंट यहाँ नहीं होगा। नेक्स्ट है, इट इज डायनेमिक एंड रिजल्ट ओरिएंटेड रादर देन सिंपली प्रोसीजर बाउंड। ये भी बिल्कुल सही है कि डायनेमिक है, यानी कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट प्रोसीजर अगर कोई है तो उसे ही हम फॉलो करेंगे, अकॉर्डिंगली उसमें चेंज कर सकते हैं और जो रिजल्ट्स हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसको निकालते हैं ताकि जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको हम रिजॉल्व कर सकें। और लास्ट है, इट इंश्योर साउंड एंड हेल्दी ग्रोथ ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बिल्कुल सही है। मैनेजमेंट ऑडिट किस बात पर फोकस करता है? ये क्या इंश्योर करता है कि जो बिजनेस है उसकी बेटर ग्रोथ हो सके। तो यहाँ पर देखिए ए, डी और ई करेक्ट होगा, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही है, ए, डी, ई ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलो मेंशन ट्रांजैक्शन इज नॉट अ नॉन कैश ट्रांजैक्शन? यानी इन ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो नॉन कैश ट्रांजैक्शन नहीं है? फर्स्ट है द एक्विजिशन ऑफ एसेट्स बाय अज्यूमिंग डायरेक्टली रिलेटेड लायबिलिटीज। दूसरा है कन्वर्जन ऑफ डेट इनटू इक्विटी। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और फोर्थ है द एक्विजिशन ऑफ एन एंटरप्राइज बाय मींस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। नॉन कैश ट्रांजैक्शन क्या होते हैं? तो नॉन कैश ट्रांजैक्शन या नॉन कैश आइटम्स वो आइटम्स होते हैं जो कि जब हम एंट्रीज करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट या इनकम स्टेटमेंट में, तो ऐसी एंट्रीज में क्या होता है? एक्चुअल कैश ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है। दैट मीन्स वो एक्सपेंसेस जिसमें कैश पेमेंट इन्वॉल्व नहीं है उनको हम क्या कहते हैं? नॉन कैश ट्रांजैक्शंस। तो कौन कौन से ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जो नॉन कैश हैं? तो देखिए पहला यहाँ बिल्कुल सही है, द एक्विजिशन ऑफ एसेट्स बाय अज्यूमिंग डायरेक्टली रिलेटेड लायबिलिटीज। तो कोई प्रॉपर्टी या कोई प्लांट या कोई इक्विपमेंट एक्वायर करना बाय अज्यूमिंग डायरेक्टली रिलेटेड लायबिलिटीज, जैसे कि मॉर्गेज या लोन। इसके अलावा नेक्स्ट क्या है? कन्वर्जन ऑफ डेट इनटू इक्विटी। अगर हम डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ भी कैश ट्रांजैक्शन, एक्चुअल कैश का फ्लो आपको देखने को नहीं मिलता है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये देखिए नॉन कैश ट्रांजैक्शन नहीं है। यहाँ पे क्या है?
हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की वजह से डिविडेंड रिसीव हो रहा है, तो ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, यहाँ पे आपको कैश फ्लो देखने को मिलेगा। फोर्थ वाला क्या है, द एक्विजिशन ऑफ एन एंटरप्राइज बाय मींस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, यानी किसी एंटरप्राइज को अक्वायर करना बाय इशू ऑफ शेयर्स। ये भी देखिए एक नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, यहाँ भी कोई एक्चुअल कैश पेमेंट इन्वॉल्व नहीं है। इसके अलावा और भी नॉन कैश ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी के थ्रू एक्सचेंज करना, एक प्रॉपर्टी को दूसरी प्रॉपर्टी से एक्सचेंज करना, यहाँ भी कैश का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसमें क्या है, कैश का इन्वॉल्वमेंट है, तो ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द स्टेप्स फॉर वेरिफिकेशन एंड वैल्यू ऑफ फर्नीचर एंड फिक्सचर्स बाय एन ऑडिटर। यहाँ पे देखिए हमको स्टेप्स दिया है और हमको इसको अरेंज करना है। फर्नीचर और फिक्सचर्स की वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन ऑडिटर जिस स्टेप में करता है, जिस सीक्वेंस में करता है उसमें, तो जो ऑडिटर है वो वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन क्यों करता है, तो बैलेंस शीट के जो आइटम्स हैं उसकी वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन करता है ताकि जो एक्यूरेट पोजीशन है, जो एक्यूरेट वैल्यू है उसको कैलकुलेट किया जा सके। यहाँ पे क्या किया जाता है कि बैलेंस शीट में जो आइटम्स हैं उनका वेरिफिकेशन करता है और वैल्यूएशन करता है ताकि एक्यूरेट पोजीशन जो है उसको जाना जा सके, एक्यूरेट पोजीशन को कैलकुलेट किया जा सके। तो अब स्टेप्स हम देख लेते हैं कि फर्नीचर और फिक्सचर्स का जो वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन है वो किस सीक्वेंस में किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए, वेरीफाई विद द रेफरेंस टू द परचेज इनवॉइस इन केस ऑफ एसेट्स हैव बीन एक्वायर्ड ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड। जो सी वाला यहाँ पर है, अगर करंट अकाउंटिंग पीरियड में एसेट्स को परचेज किया गया है तो उसको क्या करना, चेक करना, रेफरेंस लेना उसका थ्रू परचेज इनवॉइस। दूसरा क्या है, ई ऑप्शन यहाँ पे होगा, चेकिंग दैट अ स्टॉक रजिस्टर इज मेंटेन्ड कंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ वेरियस आइटम्स परचेज्ड। नेक्स्ट क्या करना है हमको कि स्टॉक रजिस्टर को चेक करना है कि जो भी परचेज आइटम्स हैं उनकी जो डिटेल्स है उसको प्रॉपरली मेंटेन किया जा रहा है कि नहीं इन द स्टॉक रजिस्टर। फिर नेक्स्ट क्या हम देखेंगे कि डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है कि नहीं डिफरेंट आइटम्स पर, जो भी डिफरेंट आइटम्स हैं उस पे प्रॉपरली डेप्रिसिएशन को चार्ज किया गया है या नहीं, इसको चेक किया जाएगा। फिर क्या चेक किया जाएगा कि रिपेयर हुआ है कि नहीं कोई फर्नीचर में, और अगर हुआ है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करंट ईयर में डेबिट किया गया है या नहीं। लास्टली क्या करना है कि जो फर्नीचर्स और फिक्सचर्स हैं जिनको परचेज किया गया है उनसे रिलेटेड जो पेमेंट है उसको चेक करना सप्लायर्स के इनवॉइसेस से। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा, करेक्ट सीक्वेंस है सी, ई, ए, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में कुछ अप्रोचेस दिए गए हैं या हम कह सकते हैं कि मॉडल्स दिए गए हैं, और लिस्ट 2 में दिया गया है कि उसकी डेवलपमेंट किसने सजेस्ट की थी। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं कि कौन सा इसमें से करेक्ट मैच होगा। तो देखिए ये जो अप्रोचेस हैं या मॉडल हैं ये रिलेटेड है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग से। इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या है, तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोकेट करते हैं, क्वांटिफाई करते हैं और इंफॉर्मेशन देते हैं टू द इंटरेस्टेड पार्टीज। किसके बारे में, तो ह्यूमन रिसोर्स के बारे में, यानी ह्यूमन रिसोर्सेज हमारी कौन कौन सी हैं उनको लोकेट करना, उनको क्वांटिफाई करना, प्लस जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उनको उनकी इंफॉर्मेशन देना, यानी उनके बारे में उनको इन्फॉर्म करना ही ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का पार्ट होता है। ये क्या करता है कि ऑर्गेनाइजेशन को जो इन्वेस्टमेंट है ह्यूमन रिसोर्सेज में उसको फाइंड करता है और डिस्क्लोज करता है, जो कि हमारी कन्वेंशनल अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में आपको देखने को नहीं मिलती है। ये क्या करता है कि जो एम्प्लॉय का पोटेंशियल है उसका एक मॉनेटरी रिप्रेजेंटेशन करता है। ये कैलकुलेट करता है या इन्वेस्टिगेट करता है कॉस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। कॉस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब क्या है, ह्यूमन रिसोर्स को हायर करने, स्टाफिंग करने, ट्रेनिंग करने में कितनी कॉस्ट पड़ रही है, कितना मनी स्पेंड किया जा रहा है।
और वैल्यू का मतलब है कि जो मनी स्पेंड किया जा रहा है, जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, उसका पोटेंशियल रिटर्न क्या है। जितना इन्वेस्टमेंट कंपनी कर रही है, कितना रिटर्न उसको उससे मिलेगा, क्या उसका पोटेंशियल रिटर्न है, ये हम देखते हैं इन वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको आइडेंटिफाई करती है और उनमें जो इन्वेस्टमेंट्स किया गया है उसको रिपोर्ट करती है। अब हम बात करें कि अगर एडवांटेजेस क्या हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के, तो सबसे पहले ये है कि हमें मैन पावर प्लानिंग करने में हेल्प मिलती है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? प्लेसमेंट कर सकते हैं, बेटर प्लेसमेंट, प्रॉपर प्लेसमेंट कर सकते हैं। एम्प्लॉइज का जो मोटिवेशन है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। प्लस क्या कर सकते हैं? बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अब हम बात करें कि क्या मॉडल्स या क्या ऐसे मेथड्स हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग करने के। तो सबसे पहला यहाँ क्या दिया है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच। ये दिया है हेकमैन एंड जोन्स ने। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच को हम कॉम्पिटिटिव बिडिंग मॉडल भी कह सकते हैं। इसमें क्या किया जाएगा? जो एम्प्लॉइज उनको वैल्यूज असाइन किया जाता है ऑन दिस बेसिस कि डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स उनको कितना पे कर सकते हैं, कितना उनको पे करना चाहते हैं। दूसरा क्या है? रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच। ये दिया है रेनेसिस लिकर्ट और एरिक जी फ्लैम होल्स ने। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच में जो एम्प्लॉय की वैल्यू है वो डिपेंड करती है किस पे? तो उसको रिप्लेस करने की जो कॉस्ट होगी उस पर डिपेंड करेगी जो एम्प्लॉय है उसकी वैल्यू। तो जो रिप्लेसमेंट आएगा या जो रिप्लेसमेंट होगा उसको हायर करने के लिए, रिक्रूट करने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए जो कॉस्ट पड़ेगी उस कॉस्ट को यहाँ पर हम इंक्लूड करते हैं। उसके बेस पर हम इकोनॉमिक वर्थ जो है वर्कर की वो निकालते हैं। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच। हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच दिया है ब्रूमेट, फ्लैमहोल्स और पिले ने। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या है? जो एक्चुअल कॉस्ट है। हिस्टोरिकल मींस क्या है? एक्चुअल कॉस्ट इंकर्ड ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज पे एक्चुअल कॉस्ट जो लगाया जा रहा है। और लास्ट है स्टैंडर्ड कॉस्ट अप्रोच। ये दिया है डेविड वॉटसन ने। स्टैंडर्ड कॉस्ट अप्रोच में क्या होता है? तो स्टैंडर्ड कॉस्ट अप्रोच में क्या किया जाता है कि टोटल कॉस्ट निकाली जाती है हर एम्प्लॉय को रिक्रूट और हायर करने के लिए, प्लस जो उनकी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट पे जो कॉस्ट लगा हुआ है उसको भी डिटरमाइन किया जाता है। दैट मीन्स हर एम्प्लॉय को रिक्रूट करने के लिए, हायर करने के लिए, प्लस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे जो कॉस्ट लगाई गई है उसको निकाला जाता है। तो ए का देखिए यहाँ पे फोर्थ हो गया, बी का यहाँ हो गया आपका सेकंड, सी का हो गया आपका थर्ड और डी का हो गया फर्स्ट। तो यहाँ पर देखिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। पहला क्वेश्चन है, which one of the following accounting concept and convention consider it reasonable to use historical cost to record long lived assets। यानी लॉन्ग टर्म एसेट्स को हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, ये किस कॉन्सेप्ट के बेस पर किया जाता है? ऑप्शंस हैं द एंटिटी कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कन्वेंशन, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट या फिर द पीरियोडिसिटी कन्वेंशन। तो देखिए इसका आंसर होगा सेकंड, ऑप्शन 2 करेक्ट है। तो गोइंग कंसर्न कन्वेंशन कहता है कि जो बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म के लिए रन करेगा, यानी लॉन्ग टर्म या इनडेफिनिट पीरियड के लिए चलेगा। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं होता है बिजनेस स्टार्ट करते समय कि आज हमने बिजनेस शुरू किया और कल हम उसको बंद कर देंगे। यानी जल्दी से जल्दी उस बिजनेस को क्लोज करने के इंटेंशन से हम किसी बिजनेस को स्टार्ट नहीं करते। बिजनेस को इस इंटेंशन से स्टार्ट किया जाता है कि वो लॉन्ग टर्म में, लंबे समय तक चलता रहेगा। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की वजह से क्या किया जाता है कि जो एसेट्स होते हैं उनको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते हैं। गोइंग कंसर्न कन्वेंशन ही जो है इसके बेस पर क्या होता है कि जो क्रेडिटर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं उनका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है बिजनेस में कि नियर फ्यूचर में जो बिजनेस है वो अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल करेगा। इसके अलावा अदर कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं। पहला दिया हुआ एंटिटी कॉन्सेप्ट, ये कहता है कि जो बिजनेस होता है और ओनर है ये दोनों एक दूसरे से डिस्टिंक्ट होते हैं। ओनर और बिजनेस एक दूसरे से अलग होते हैं।
इसीलिए जो भी बुक्स बनाई जाती हैं वो इन द नेम ऑफ बिजनेस होती हैं, बिजनेस के नेम में बनाई जाती है, ना कि ओनर की। ओनर जो कैपिटल इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, उसकी वजह से ओनर को हम क्या कंसिडर करते हैं, एज अ क्रेडिटर। ओनर इज कंसिडर्ड एज क्रेडिटर टू द एक्सटेंट ऑफ द कैपिटल, जितना उसने इन्वेस्ट किया है। अगर ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए कोई भी पैसा निकालता है, कोई गुड्स यूज करता है, तो वो क्या कहलाता है, ड्रॉइंग्स कहलाता है। और जो ओनर है उसको इंटरेस्ट पेमेंट करना होता है फर्म को। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर मटीरियलिटी कन्वेंशन। ये कहता है कि जो भी मटीरियल इंफॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज की जानी चाहिए। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं तो मटेरियल इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस वहां पर दिखाई जाती हैं। अननेसेसरी इंफॉर्मेशंस दिखा करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ओवरलोड नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है द पीरियोडिसिटी कन्वेंशन। हमने देखा कि बिजनेस क्या होगा, वो लॉन्ग टर्म के लिए रन करेगा। तो बिजनेस की जो एक्चुअल प्रॉफिट या फिर लॉस होता है वो हमको तभी पता चलता है जब बिजनेस बंद हो जाए। लेकिन अगर एक लंबे समय के बाद हमें पता चले कि हमारा प्रॉफिट या लॉस क्या है, तो उसका हमारे लिए कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं रह जाता है। इसीलिए एक पीरियड बना दिया गया, एक टाइम पीरियड बना दिया गया जो कि 1 ईयर का होता है, जिसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसको निकालते हैं, ताकि एक प्रॉपर डिसीजंस लिए जा सके। ये जो अकाउंटिंग पीरियड होता है ये 1 साल का होता है, जो स्टार्ट होता है फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following are considered as the limitation of cost volume profit analysis? पहला दिया है constant selling price regardless of sales volume. Second है firm's efficiency and productivity are constant and the cost are linear. Third है margin of safety is constant at varied levels of sales. Next है sales mix and inventory levels are constant. और last दिया है profit is constant at varied levels of sales prices. हमें इन ऑप्शंस में से बताना है कि कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस की इनमें से कौन सी लिमिटेशंस हैं। सबसे पहले कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस क्या होता है, तो ये एक स्टडी है जो कि बताती है रिलेशनशिप को। ये एक स्टडी है जो रिलेशनशिप को बताती है बिटवीन दी 3 फैक्टर्स। 3 फैक्टर्स है जिनके रिलेशनशिप को ये एनालिसिस बताता है, कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्रॉफिट। सीवीपी एनालिसिस क्या करता है, ये एग्जामिन करता है कि जो सेल्स वॉल्यूम है वो किस तरीके से फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करता है। कुछ कंपोनेंट्स हैं इसके। कॉस्ट क्या पड़ रही है, कॉस्ट आपकी फिक्स कॉस्ट भी होती है और दूसरी होती है आपकी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट है जो फिक्स रहती है एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, वो प्रोडक्शन के साथ वेरी करती है। जैसे जैसे प्रोडक्शन चेंज होता है वैसे वैसे कॉस्ट में भी चेंज आता है। दूसरा कंपोनेंट है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या है, लेवल ऑफ सेल्स और प्रोडक्शन, कितनी हमारी लेवल ऑफ सेल है या कितना हमारा प्रोडक्शन है इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। प्रॉफिट क्या होता है, तो प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट हम करेंगे तो हमको प्रॉफिट हमारा पता चलेगा। तो सीवीपी एनालिसिस की कई सारी लिमिटेशंस हैं, जैसे कि पहला है लीनियरिटी। ये अज्यूम करता है कि लीनियरिटी रहती है बिटवीन द कॉस्ट एंड रेवेन्यू। लीनियरिटी का मतलब क्या है कि कॉस्ट और रेवेन्यू क्या करते हैं, प्रोपोर्शनेटली चेंज होते हैं। डिफरेंट एक्टिविटी लेवल्स पर कॉस्ट और रेवेन्यू प्रोपोर्शनेटली चेंज होते हैं, ये अज्यूम करता है। बट शॉर्ट टर्म में तो ये हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा हम कह सकते हैं ये डायनेमिक नहीं है, स्टैटिक एनालिसिस है, क्योंकि ये कुछ फिक्स ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको कंसिडर करता है, लेकिन कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो डायनेमिक हैं, जो टाइम टू टाइम चेंज होते हैं। जैसे कि बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं, जो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, उनको ये कंसिडर नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल कंपटीशन हो गया या टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है, इन सबको ये कंसिडर नहीं करता है। थर्ड है कि जो कॉस्ट है उसको डिवाइड किया गया है बिटवीन फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, बट इसके अलावा भी
प्रैक्टिस में और डिफरेंट तरीके की कॉस्ट हो सकती है। नेक्स्ट है नो फोकस ऑन मल्टीपल प्रोडक्ट लाइन। सीवीपी एनालिसिस फोकस करता है किसी सिंगल प्रोडक्ट या सर्विस पर। तो कोई फर्म अगर डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट लाइंस में काम करता है तो उस केस में सीवीपी एनालिसिस उसकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प नहीं कर पाता है। इसके अलावा जो भी नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स हैं, जैसे कि आपकी क्वालिटी हो गई, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन हो गया, इन सबको ये कंसिडर नहीं करता है। ये मॉनेटरी फैक्टर्स पे ज्यादा फोकस करता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, हर तरीके का कॉस्ट और रेवेन्यू को ये इक्वल मानता है और जो टाइम वैल्यू है मनी की उसको कंसिडर नहीं करता है, जिसकी वजह से कई बार डिसीजन मेकिंग सही नहीं होती है। इसके अलावा एज पर सीवीपी एनालिसिस जो सेल्स मिक्स होता है वो कांस्टेंट होता है। इसका मतलब है कि जो डिफरेंट प्रोडक्ट सेल किए जा रहे हैं वो जिस प्रपोर्शन में सेल किए जा रहे हैं वो कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता है। अब हम क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या क्या चीजें दिया है। पहला दिया है कांस्टेंट सेलिंग प्राइस रिगार्डलेस ऑफ सेल्स वॉल्यूम। ये बिल्कुल सही है। जो सेलिंग प्राइस है वो चेंज नहीं होती है, कांस्टेंट रहती है, चाहे जितना भी आप सेल ज्यादा कर लें, सेल्स वॉल्यूम चाहे जितना ज्यादा कर लें। तो पहला वाला यहाँ सही है। दूसरा दिया है फर्म्स एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी आर कांस्टेंट एंड द कॉस्ट आर लीनियर। ये अभी हम लोगों ने देखा लीनियरिटी का अजम्पशन है, तो ये भी बिल्कुल सही है कि जो फर्म की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी है वो कांस्टेंट रहती है और कॉस्ट जो है वो लीनियर है। कॉस्ट और रेवेन्यू प्रोपोर्शनेटली चेंज होते हैं। नेक्स्ट दिया आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज कांस्टेंट एट वेरिड लेवल ऑफ सेल्स। ये सही नहीं है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी MOS का मतलब है सेल्स अबव ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या है? जहां रेवेन्यू और कॉस्ट इक्वल होते हैं और जीरो प्रॉफिट होता है। बीईपी के अबव जो सेल्स होती है उसको हम कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल्स वॉल्यूम एंड ब्रेक इवन पॉइंट। नेक्स्ट दिया है सेल्स मिक्स एंड द इन्वेंट्री लेवल्स आर कांस्टेंट। ये भी बिल्कुल सही है। ये हम लोगों ने अभी लिमिटेशन में पढ़ा कि सेल्स मिक्स को ये कांस्टेंट मानता है। और लास्ट दिया है प्रॉफिट इज कांस्टेंट एट वेरिड लेवल्स ऑफ सेल्स प्राइस। ये भी सही नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट दिया है A, B और D। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, A, B एंड D ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में दिया है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट सेंटर्स और लिस्ट 2 में दिया है कॉस्ट इंकर्ड एंड अकाउंटेड फॉर। लिस्ट 1 में दिया है यूनिट लेवल एक्टिविटी सेंटर, बैच लेवल एक्टिविटी सेंटर, प्रोडक्ट लेवल एक्टिविटी सेंटर और फैसिलिटी लेवल एक्टिविटी सेंटर। लिस्ट 2 में आपको दिया है पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट फीस, डायरेक्ट मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट, प्लांट डेप्रिसिएशन एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस और लास्ट दिया है मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट। तो देखिए ये जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट सेंटर्स दिए गए हैं, लेवल्स ऑफ एक्टिविटीज है अंडर ABC मेथड। ABC का मतलब है यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें जो कॉस्ट होती है उसको असाइन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज। एक्टिविटीज के बेस पर असाइन किया जाता है, ना कि प्रोडक्ट्स के बेसिस पर। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में कॉस्ट आइडेंटिफिकेशन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ड्राइवर्स, यानी ऐसी चीजें जिनकी वजह से जो एक्टिविटी है वो हो रही है या जो फंक्शन है वो हो रहा है, उनको हम कॉस्ट ड्राइवर्स कहते हैं। अब ये जो हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं ये बेसिकली आपके ओवरहेड्स हैं। ओवरहेड्स का क्या मतलब है? जितने भी इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर या एक्सपेंस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ओवरहेड्स कहते हैं। तो 3 तरीके के ओवरहेड्स आपको मिलेंगे। पहला होता है आपका फैक्ट्री ओवरहेड, दूसरा है आपका ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और तीसरा होता है आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो इनडायरेक्ट लेबर या इनडायरेक्ट मटेरियल या इनडायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब है कि ऐसे एक्सपेंस या ऐसा मटेरियल या ऐसा लेबर जिसको हम डायरेक्टली या कन्वीनियंटली एलोकेट नहीं कर पाते हैं टू द कॉस्ट यूनिट्स। अगर हम कॉस्ट ड्राइवर्स का एग्जांपल लें तो मान लीजिए कि जो एक्टिविटी है वो है मार्केटिंग एंड सेल्स। तो मार्केटिंग एंड सेल्स के कॉस्ट ड्राइवर्स कौन कौन से हो सकते हैं? इसमें हो सकता है आपका नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट्स,
नंबर ऑफ सेल्स पर्सोनल। ये क्या है, कॉस्ट ड्राइवर्स हैं जिनकी वजह से ये एक्टिविटी हो रही है, जो इस एक्टिविटी को इम्पैक्ट कर रहे हैं। अब आते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट सेंटर्स पे। तो पहला क्या है, यूनिट लेवल एक्टिविटीज। ये एक ऐसा कॉस्ट होगा जो हर बार जब कोई प्रोडक्ट बनाया जाएगा या कोई सर्विस प्रोवाइड की जाएगी उतनी बार ये कॉस्ट आएगी। एग्जाम्पल के तौर पे आपका डायरेक्ट मटेरियल हो गया, डायरेक्ट लेबर हो गया, जो मशीन के एक्सपेंसेस होते हैं, ये सभी क्या है, यूनिट लेवल एक्टिविटीज हैं। दूसरा क्या दिया है, बैच लेवल एक्टिविटी सेंटर। ये वो कॉस्ट है जो प्रोड्यूस होती है या अकर होती है जब भी कोई बैच बनाया जाता है, जब भी कोई बैच या ग्रुप ऑफ यूनिट्स को प्रोड्यूस किया जाता है, उस समय ये कॉस्ट आपको मिलती है। जैसे कि परचेज का ऑर्डर देना, मशीन का सेटअप करना, इंस्पेक्शंस करना, क्वालिटी टेस्ट करना, ये सभी क्या है, बैच लेवल एक्टिविटीज हैं। थर्ड है प्रोडक्ट लाइन एक्टिविटी सेंटर। प्रोडक्ट लाइन एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन में जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको सपोर्ट करती हैं। जैसे कि प्रोडक्ट की डिजाइनिंग करना, उनकी कोई स्पेसिफिक पार्ट्स है उनको प्रोड्यूस करना, ये सभी क्या है, प्रोडक्ट लेवल एक्टिविटीज होती हैं। लास्ट दिया हुआ है फैसिलिटी लेवल एक्टिविटी सेंटर। फैसिलिटी लेवल एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जिनको हम डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट पर अप्लाई नहीं कर सकते या डायरेक्टली हम किसी प्रोडक्ट पर उनको एट्रीब्यूट नहीं कर सकते, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसको कंटिन्यू रखने के लिए हमको इनकी जरूरत पड़ती है। इन एक्टिविटीज को हमको परफॉर्म करना होता है और सभी जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं उनमें ये कॉमन होती है। जैसे बिल्डिंग का मेंटेनेंस करना, डेप्रिसिएशन चार्ज करना, ये सभी क्या है, फैसिलिटी लेवल एक्टिविटीज होती हैं। तो यहाँ पर देखिए यूनिट लेवल एक्टिविटी सेंटर का आपका सेकंड वाला ऑप्शन होगा डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। बैच लेवल एक्टिविटी सेंटर का आपका हो जाएगा मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट। थर्ड है प्रोडक्ट लेवल एक्टिविटी सेंटर, ये आपका हो जाएगा पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट फीस। लास्ट है फैसिलिटी लेवल एक्टिविटी सेंटर, इसका आपका हो जाएगा प्लांट डेप्रिसिएशन एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। तो यहां पर देखिए पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच रेशियो विल द रिमेनिंग पार्टनर्स कंपनसेट द रिटायरिंग पार्टनर फॉर अ शेयर ऑफ गुडविल। ऑप्शंस है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो या फिर कैपिटल रेशियो। तो गुडविल क्या है, गुडविल हमारी एक इंटेंजिबल एसेट होती है। गुडविल मींस रेपुटेशन ऑफ अ फर्म। ये रेपुटेशन आइदर सेल्फ जनरेटेड होती है या फिर परचेज होती है। गुडविल एक रेपुटेशन है जो एक बिजनेस अर्न करती है बाय इट्स हार्ड वर्क, ऑनेस्टी, क्वालिटी। जब भी कोई पार्टनर रिटायर करता है या उसकी डेथ होती है तो उस केस में जो उसका शेयर ऑफ गुडविल होता है, रिमेनिंग पार्टनर्स उसको कंपनसेट करते हैं। तो रिमेनिंग पार्टनर्स जिस रेशियो में शेयर ऑफ गुडविल को कंपनसेट करते हैं वो रेशियो होता है आपका गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो कैलकुलेट किया जाता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो यहाँ पे जो एंट्री होगी वो होगी रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके अलावा अगर गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट में दिख रही हो, नॉर्मली क्या होता है कि बुक्स में नहीं दिखाई देती है गुडविल, लेकिन अगर रिटायरमेंट के टाइम पर गुडविल ऑलरेडी दिख रही है बैलेंस शीट में तो उसको रिटर्न ऑफ किया जाता है सारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके, और जो गुडविल अकाउंट होता है उसको क्रेडिट कर दिया जाता है इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो उनका एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है उसमें जो गुडविल होती है उसको राइट ऑफ कर दिया जाता है। ये तब किया जाता है जब गुडविल बुक्स में अपीयर हो रही हो। तो यहाँ एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। जो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसमें, और इसमें जो रिटायरिंग पार्टनर होगा उसका भी शेयर इंक्लूडेड रहेगा। यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट होगा, गेनिंग रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मी इंडस्ट्रीज इशूड शेयर्स ऑफ ₹1000 एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10 पर शेयर। यानी 1000 रुपए के शेयर्स हैं प्लस 10 रुपीज प्रीमियम हो गया, यानी ये हो गया आपका 1010 रुपए। पेबल
₹20 on application, 35 on allotment including premium and balance on first and final call. आगे दिया है Mr. X who held 200 shares paid only application money and these shares were subsequently forfeited by the company. In this regard, by which amount share forfeiture account will be credited? ऑप्शन दिया है 4,000, 2,000, 3,000 या फिर 200 रुपए। जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट होता है इसमें वही पैसा जाता है, वही अमाउंट जाता है जो कि रिसीव हुआ हो। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ एप्लीकेशन का ही पैसा रिसीव हुआ है, बाकी अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कुछ भी पेमेंट नहीं किया गया है। दैट मीन्स हम इसमें अगर अमाउंट निकालें तो क्या हो जाएगा, मिस्टर एक्स का 200 शेयर्स हैं उनके और उन्होंने कितना पैसा दिया है, एप्लीकेशन मनी दिया है जो 20 थी, तो ये हो गया आपका ₹4,000, यानी 4,000 रुपए हैं जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट किए जाएंगे। इसके अलावा जब शेयर को फॉरफीट किया जाता है, वो भी वो शेयर्स जो प्रीमियम पर इश्यू किए गए हों, उसमें 2 केसेस हैं। पहला केस है कि जब प्रीमियम रिसीव हो गया हो तब फॉरफीट हुआ हो, और दूसरा है कि जब प्रीमियम रिसीव ना हुआ हो। 2 तरीके के केसेस हैं। तो अगर प्रीमियम रिसीव हो चुका है तो उस केस में कंपनीज एक्ट का सेक्शन 52 कहता है कि अगर प्रीमियम रिसीव हो गया है, कलेक्ट हो गया है, तो भले ही आप शेयर फॉरफीचर कर लो, लेकिन जो अमाउंट है प्रीमियम का वो कैंसिल नहीं किया जाएगा। जब हम शेयर को फॉरफीट करने जा रहे हैं उसके पहले अगर प्रीमियम का अमाउंट कलेक्ट हो गया है तो उस केस में प्रीमियम वापस नहीं किया जाएगा, प्रीमियम को कैंसिल नहीं किया जाएगा। बट दूसरी सिचुएशन है अगर कि प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है, उसके पहले ही फॉरफीचर किया गया है, तो उस केस में जो सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट होता है उसको हम क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट इज डेबिटेड। तो यहाँ पे जो एंट्री बनती है वो है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर कॉल्स अकाउंट या फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। और फॉरफीचर अकाउंट पे हम वही पैसा दिखाते हैं जो हमको रिसीव हुआ हो। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, ₹4,000 जो कि शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट किए जाएंगे। पहला क्वेश्चन है assertion premium received on issue of share is credited to share premium account but not to PL account. Reason दिया है since share premium is not a trading profit it is not distributed to shareholders. 4 ऑप्शंस दिए हैं, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. दूसरा है A is false but R is true. थर्ड है both A and R are true but R is correct explanation of A. फोर्थ ऑप्शन है A is true but R is false. सबसे पहले सिक्योरिटीज़ प्रीमियम के बारे में जान लेते हैं। जब एक कंपनी शेयर्स को इशू करती है और अगर जो वो शेयर इशू कर रही है वो फेस वैल्यू से ज़्यादा अमाउंट पर इशू करती है, तो जो ये ज़्यादा अमाउंट जिस पर वो इशू कर रही है उसे हम प्रीमियम कहते हैं। जैसे अगर एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये है और उसे 12 रुपये पे इशू किया जा रहा है, तो ये जो 2 रुपये हैं इसे हम प्रीमियम अमाउंट कहेंगे। प्रीमियम ऑन शेयर्स कैपिटल प्रॉफिट है, ना कि रेवेन्यू प्रॉफिट, इसीलिए इसे हम ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में नहीं दिखाते हैं, बल्कि इसे एक सेपरेट सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है और बैलेंस शीट में इसको लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है रिजर्व्स एंड सरप्लस के हेड में। अब सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अमाउंट को कुछ स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए ही यूज़ किया जा सकता है, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए। इसके अलावा एक्सपेंसेस या कमीशन या डिस्काउंट अलाउड है अगर कोई शेयर और डिबेंचर पर, तो उसे राइट ऑफ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फुल्ली पेड बोनस शेयर्स इशू करने के लिए कर सकते हैं। अगर प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स का रिडेम्पशन करना है, उस पर प्रीमियम देना है, तो उसके लिए भी प्रीमियम अमाउंट का यूज़ किया जा सकता है। या फिर शेयर्स को बायबैक करने के लिए भी शेयर प्रीमियम का अमाउंट यूज़ किया जा सकता है। तो कुछ स्पेसिफिक पर्पसेस हैं जिनके लिए सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अमाउंट को यूज़ किया जाता है। तो अगर हम अपने क्वेश्चन को देखें तो असर्शन कहा था कि प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर्स इज क्रेडिटेड टू शेयर प्रीमियम अकाउंट बट नॉट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो
तो ये बिल्कुल सही है। चूंकि शेयर प्रीमियम अमाउंट जो है ये कोई रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं है बल्कि एक कैपिटल प्रॉफिट है, इसीलिए इसको पीएल अकाउंट में नहीं दिखाया जाता है। रीज़न भी इसका करेक्ट है कि ये एक ट्रेडिंग प्रॉफिट नहीं है, इसलिए शेयर होल्डर्स के बीच में इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता है। कुछ स्पेसिफिक पर्पसेस आपने देखे जिसके केस में प्रीमियम के अमाउंट को हम यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट होगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? पहला है कैपिटल एक्सपेंडिचर डज नॉट अफेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ कंसर्न बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डज। दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर अफेक्ट्स द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंसर्न डायरेक्टली बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डज नॉट। थर्ड है कैपिटल एक्सपेंडिचर अफेक्ट्स द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ कंसर्न इनडायरेक्टली बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डज डायरेक्टली। और फोर्थ दिया है बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंसर्न डायरेक्टली। तो देखिए यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट दिया है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर एक कंसर्न की प्रॉफिटेबिलिटी को इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डायरेक्टली अफेक्ट करता है। कैसे करता है? सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? तो किसी भी फिक्स एसेट्स को अक्वायर करने यानी कि खरीदने या उसकी वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए जो एक्सपेंडिचर किया जाता है उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं। ये एक्सपेंडिचर लॉन्ग पीरियड में बेनिफिट देते हैं, इसीलिए इसे हम एसेट्स में दिखाते हैं। दूसरा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जिनका बेनिफिट करेंट ईयर में ही रिसीव हो जाता है, इसीलिए ऐसे एक्सपेंडिचर्स को हम ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में दिखाते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में दिखाते हैं। इन एक्सपेंडिचर्स की वजह से अर्निंग कैपेसिटी तो फर्म की नहीं बढ़ती है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी है ये इसको बनाए रखने में मदद करते हैं। अब अगर हम इफेक्ट देखें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे जो पैसा लगाया जा रहा है वो डायरेक्टली इफेक्ट नहीं कर रहा है फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी को, क्योंकि इसे हम क्या कर रहे हैं कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसे हम बैलेंस शीट में एज एन एसेट दिखा रहे हैं। ओवर अ टाइम ये जो एसेट होगी वो डेप्रिशिएट करेगी। एकाएक हमें फर्म की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उस पर इफेक्ट नहीं नज़र आएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर का, वो ओवर द टाइम आपको देखने को मिलेगा। इसलिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इसका जो इफेक्ट होता है वो इनडायरेक्टली पड़ता है प्रॉफिटेबिलिटी पे, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कि डे टू डे एक्टिविटीज से रिलेटेड है इसलिए उसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न, हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट और कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, और लिस्ट 2 में इनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें दी गई हैं। पहला है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, ये रिलेटेड है 4th पॉइंट से, रिलेट्स टू इम्पोर्टेंस ऑफ एन आइटम और इवेंट। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि अकाउंट्स में सिर्फ उन्हीं इवेंट्स को या आइटम्स को शो करें जो मटेरियल फैक्ट हों या जो इम्पोर्टेंस रखते हों। दूसरा है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ये यहाँ सेकेंड से रिलेटेड है, यानी एन इनएप्रोप्रिएट अजम्पशन ऑफ अ फर्म बीइंग बैंकरप्ट। गोइंग कंसर्न का मतलब है कि कोई भी बिजनेस तुरंत बंद नहीं होता बल्कि वो लंबे समय तक चलता रहता है, लेकिन ऐसी कोई फर्म जो कि बैंकरप्ट हो चुकी है उसके लिए इस तरीके का अजम्पशन रखना इनअप्रोप्रिएट होगा। थर्ड है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ये भी यहाँ पे 3rd पॉइंट से ही संबंधित है। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब है कि जब अकाउंटिंग की जाती है तो एसेट्स को जनरली जो उनका हिस्टोरिकल कॉस्ट होता है, यानी कि जिस कॉस्ट पे उन्हें खरीदा गया है उसी पर शो किया जाता है। फोर्थ है कंसिस्टेंसी, ये एसोसिएटेड है 1st पॉइंट से, यानी कि सेम अकाउंटिंग मेथड टू बी यूज्ड बाय अ फर्म फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहता है कि एक फर्म को कंसिस्टेंट होना चाहिए, बार बार अपने अकाउंटिंग मेथड्स को चेंज नहीं करना चाहिए। अगर बार बार अकाउंटिंग मेथड को चेंज किया जाएगा तो कंपेरेबिलिटी डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो यहाँ ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंपनी टेक्स प्लेस व्हेन। एक कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन कब होता है? पहला दिया है द कंपनी इज अंडर कैपिटलाइज्ड,
दूसरा है कंपनी हैज़ इंकर्ड हैवी लॉसेस विच मस्ट बी रिटन ऑफ, और थर्ड है द कंपनी इज ओवर कैपिटलाइज्ड। 4 ऑप्शंस यहाँ दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा पॉइंट सही है। तो यहाँ देखिए पॉइंट सेकंड और पॉइंट थर्ड रिकंस्ट्रक्शन से संबंधित है। अगर एक कंपनी हैवी लॉस इंकर कर रही है जिसे रिटर्न ऑफ करना है, या वो ओवर कैपिटलाइज्ड है, तो ऐसी स्थिति में रिकंस्ट्रक्शन होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ हमारा करेक्ट होगा, सेकंड एंड थर्ड ओनली। रिकंस्ट्रक्शन के बारे में जान लेते हैं। जब भी एक कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर ओवर कैपिटलाइज होता है, या एक कंपनी ने हैवी लॉसेस इंकर कर लिए हैं जिनका रिटर्न ऑफ होना ज़रूरी है, या फिर एसेट्स को ज़्यादा वैल्यू पर दिखाया गया है, जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा वैल्यू पर दिखाया गया है, तो ऐसी स्थिति में एक कंपनी को इस सिचुएशन से निकलने के लिए रिकंस्ट्रक्शन अडॉप्ट करना होता है। रिकंस्ट्रक्शन एक रीऑर्गेनाइजेशन या रीअरेंजमेंट है एक बिजनेस के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओनर्स इक्विटी स्टैंड्स फॉर। पहला ऑप्शन है फिक्स एसेट्स माइनस फिक्स लायबिलिटीज, दूसरा है फिक्स एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, थर्ड है करंट एसेट्स माइनस फिक्स लायबिलिटी, या फोर्थ है टोटल एसेट्स माइनस टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज। तो देखिए कैपिटल जो होता है इसका फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट होगा, टोटल एसेट्स माइनस टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज इज इक्वल टू ओनर्स इक्विटी, यानी कि C इज इक्वल टू A माइनस L। नेक्स्ट क्वेश्चन है assertion अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रेफर्स टू ओनली इवेंट्स विच आर कंसर्न विद बिजनेस फर्म। रीजन दिया है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। 4 ऑप्शंस हैं, A इज ट्रू बट R इज फॉल्स, बोथ A एंड R आर ट्रू, बोथ A एंड R आर फॉल्स, या फिर A इज फॉल्स बट R इज ट्रू। तो अगर हम assertion को देखें तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का मतलब होता है ऐसे इवेंट्स या ऐसे ट्रांजैक्शंस जो कि बिजनेस फर्म से संबंधित होते हैं और ये मॉनेटरी टर्म्स में होने चाहिए। तो असर्शन यहाँ पर करेक्ट है। दूसरा कहा है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स द्वारा प्रेजेंट की जाती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी कि ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट, इनके द्वारा फर्म की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को डिपिक्ट यानी कि प्रेजेंट किया जाता है। तो दोनों ही बातें यहाँ पर करेक्ट कही गई हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज। पहला है टू प्रिपेयर अकाउंटिंग रिपोर्ट्स विच इज इजीली अंडरस्टूड बाय कॉमन मैन, दूसरा है टू कंप्लाई विथ लीगल फॉर्मेलिटीज, थर्ड है टू हार्मोनाइज द डाइवर्सिफाइड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, और फोर्थ है टू कॉम्प्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है डाइवर्सिफाइड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को हार्मोनाइज करना, यानी कि अलग जगहों पर जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस परफॉर्म की जाती हैं जो कि डिफरेंट है हर जगह, उनको हार्मोनाइज करना। कुछ ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के। जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है हार्मोनाइज डाइवर्सिफाइड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिलायबिलिटी बढ़ाना, यूजर्स को ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करना, जिन जिन जगहों पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को चेंज करने की ज़रूरत है, परिवर्तन करने की ज़रूरत है, उसे सजेस्ट करना। इसके अलावा रेगुलर इंटरवल्स पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को देखते रहना और चेंज कंडीशंस के हिसाब से उन्हें रिवाइज करना। इंटरप्रिटेशन और गाइडेंस देना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल बैलेंस शीट शोज। फर्स्ट है सोशल कॉस्ट, दूसरा है सोशल रेवेन्यू, थर्ड है वैल्यू ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, या ऑल द अबव। तो सोशल बैलेंस शीट दिखाता है वैल्यू ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट होगा। इसके बारे में देख लेते हैं। सोशल बैलेंस शीट क्या है, एक टूल है जो कि एक बिजनेस की मदद करता है एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के बारे में बताने के लिए। सोशल बैलेंस शीट में कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दी जाती हैं, जैसे कि एम्प्लॉयज़ कौन कौन से हैं, लिस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़। इसके अलावा जो पर्सनल्स मूव कर चुके हैं किसी ईयर में उनके बारे में इंफॉर्मेशन, और वर्कर्स की ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है सोशल बैलेंस शीट में। तो बेसिकली ये एम्प्लॉयज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। पहला है सैलरी ऑफ एमडी,
दूसरा है डेप्रिशिएशन, थर्ड है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस और फोर्थ है इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि एक बिजनेस इंकर करता है थ्रू नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस, यानी कि जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं या ऑपरेशंस हैं उनकी थ्रू या उनकी वजह से जो एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि डे टू डे एक्टिविटीज़ या जो कोर बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं उससे संबंधित नहीं होते। तो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। बाकी क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि अगर कोई बिजनेस है तो उसकी डे टू डे एक्टिविटीज़ में आएगा, सैलरी देना होगा उसे एमडी का, जो एसेट्स वो यूज़ कर रहा है वो डेप्रिशिएट होंगी, प्लस अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए उसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस करने होंगे। तो ये सारे डे टू डे जो ऑपरेशंस हैं या जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ है बिजनेस की उनसे संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 इज एसोसिएटेड विद इन्वेंट्रीज, इंटेंजिबल एसेट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट या लीजेस। तो इन्वेंट्रीज का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेकंड है और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी सेकंड है। इंटेंजिबल एसेट्स का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 है। कैश फ्लो स्टेटमेंट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 है। और लीजेस का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 है और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 है। तो यहाँ पूछा गया था इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 किससे एसोसिएटेड है, तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दिए हैं और लिस्ट 2 में उसकी डिटेल दी गई है कि इन स्टैंडर्ड्स में क्या बताया गया है। फर्स्ट है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, सेकेंड है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, थर्ड है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 और फोर्थ है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18। लिस्ट 2 में मेंशन है रेवेन्यू, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इन्वेंट्रीज और प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये बनाए गए हैं बाय कार्व्ड आउट और कार्व्ड इन कंप्लायंस विथ IFRS। IFRS का मतलब है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। जो ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं इन्हीं के आधार पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाया गया है। IFRS क्या है, तो IFRS आपका ग्लोबल स्टैंडर्ड है और ग्लोबली बिजनेस को सही तरीके से रन किया जा सके, इसीलिए IFRS को अडॉप्ट करने के लिए कहा गया है बाय ऑल द कंट्रीज। हर कंट्रीज या तो IFRS को अडॉप्ट करें या फिर अपने स्टैंडर्ड्स को IFRS से कन्वर्ज करें। को एक्सेप्ट करने के लिए या IFRS को अडॉप्ट करने के लिए दो तरीका है, या तो आप पूरी तरीके से अडॉप्ट कर लीजिए IFRS को, या फिर क्या करना है, हमें कन्वर्ज्ड करना है अपने स्टैंडर्ड्स को टू IFRS। क्या जरूरत पड़ गई हमें कि हम ग्लोबल स्टैंडर्ड से कन्वर्जेंस करें? ये इसलिए किया गया ताकि इंटरनेशनल मार्केट्स में अगर फंड्स हमें रेस करने हैं तो हम फंड्स इजीली रेस कर सके, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनकी कंपेरेबिलिटी हो सके, उन्हें कंपेयर किया जा सके और ट्रांसपेरेंसी, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का नाम और नंबर सेम जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसी तरीके से है, बस जो हमारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उसको बनाने के लिए हमें IFRS के स्टैंडर्ड में 100 ऐड करना होगा। दैट मीन्स कि अगर IFRS का स्टैंडर्ड है 1 तो वही इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो जाएगा आपका 101। अब बात करते हैं कि इस क्वेश्चन में जो दिया गया है स्टैंडर्ड्स उसके अकॉर्डिंग सही मैच क्या होगा। सबसे पहला है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट, ये आपका एसोसिएटेड है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। दूसरा है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, ये एसोसिएटेड है आपका इन्वेंट्रीज से। थर्ड है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, ये एसोसिएटेड है विद प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। और लास्ट है यहाँ पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18, जो कि यहाँ रेवेन्यू से एसोसिएटेड है, बट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 की जगह अब हो गया है आपका इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 115, ये एसोसिएटेड है आपका रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर।
कंपनीज अमेंडमेंट रूल 2018 में ये इशू किया गया था कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 115 दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, ये बनाया गया। इसको बनाते हुए दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को ओमिट किया गया है, जो कि है 11 जो आपका कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड था, और दूसरा जो ओमिट किया गया वो रेवेन्यू से एसोसिएटेड था 18। 1 अप्रैल 2018 से इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 115 इफेक्ट में आया है और ये IFRS के 15 स्टैंडर्ड से कन्वर्ज्ड है। तो हमारा यहाँ पे देखिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्किंग कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज रुपीज 6 lakhs, करंट रेशियो इज 2.5:1, लिक्विड रेशियो इज 1.5:1, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। ऑप्शंस हैं 6 lakhs, 10 lakhs, 4 lakhs और 2 lakhs। क्वेश्चन देखिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमें दिया है वर्किंग कैपिटल कितना दिया है, 6 lakhs दिया है। करंट रेशियो दिया हुआ है आपको 2.5:1, वहीं लिक्विड रेशियो दिया हुआ है हमें 1.5:1 और हमको इन्वेंट्री की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखिए वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, करंट एसेट कितनी है 2.5 है, करंट लायबिलिटी कितनी है 1 है। तो 2.5 माइनस 1 अगर हम कर दें तो वर्किंग कैपिटल कितनी आ जाएगी हमारी 1.5। ये क्या हो गया आपका 2.5 माइनस 1, दैट मीन्स करंट एसेट 2.5 है, 1 करंट लायबिलिटी है, 2.5 माइनस 1 1.5 हमारी हो गई वर्किंग कैपिटल। अब मैथमेटिकली अगर हम देखें तो अगर आपकी वर्किंग कैपिटल 1.5 के बराबर है तो करंट एसेट कितनी है 2.5 है। अब अगर वर्किंग कैपिटल कितनी है 6 लाख रुपीस है, जो कि आपको मेंशन किया गया है। वर्किंग कैपिटल अगर 6 lakhs है तो करंट एसेट कैसे कैलकुलेट होगी, 2.5 डिवाइडेड बाय, ये आपका नीचे चला आएगा 1.5 इंटू 6 lakhs, ये आएगा आपका 10 lakhs। तो ये किसकी वैल्यू निकल आई हमारी, करंट एसेट की। करंट एसेट कितनी है 10 लाख है, तो करंट लायबिलिटी क्या हो जाएगी, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था 6 लाख, अभी हमने करंट एसेट्स निकाली कितनी है 10 lakhs है, तो करंट लायबिलिटी कितनी हो जाएगी 10 lakhs माइनस 6 lakhs इज इक्वल टू 4 lakhs हमारी क्या हो गई, करंट लायबिलिटी हो गई। तो अब हमें क्या क्या मिल गया, करंट एसेट मिल गया और करंट लायबिलिटी मिल गई। अब देखिए यहां पर लिक्विड रेशियो दिया हुआ है आपको 1.5:1। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। देखिए लिक्विड रेशियो में दिया हुआ है 1.5 क्वेश्चन में, लिक्विड एसेट का अभी हमको पता नहीं है, करंट लायबिलिटी कितनी है हमारी अभी निकाला है हमने 4 लाख रुपीस। तो लिक्विड एसेट कितना हो जाएगा आपका 4 lakhs इंटू 1.5, ये हो गया आपका 6 लाख रुपीस। 6 लाख रुपीस हमारी क्या हो गई, लिक्विड एसेट हो गई। लिक्विड एसेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड एसेट में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं। तो लिक्विड एसेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, करंट एसेट, एसेट्स माइनस स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस। कहीं भी यहां पर प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं दिया है। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन्वेंट्री पूछा था, लिक्विड एसेट्स मिल गई, करंट एसेट्स मिल गई, तो इन्वेंट्री हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लिक्विड एसेट हमारी कितनी आई है 6 lakhs आई है, करंट एसेट हमने कितना निकाला था 10 lakhs माइनस स्टॉक, 10 lakhs
माइनस 6 लाख, ये क्या हो गई आपकी, बचा 4 लाख रुपीज। ये क्या हो गया आपका इन्वेंट्री। तो यहां पर ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा, ₹4 lakhs। लिक्विडिटी रेशियोज पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज इन प्रॉपर सीक्वेंस द स्टेप्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ऑप्शंस हैं समराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड मेजर्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, क्लासिफिकेशन, रिकॉर्डिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। हमको यहाँ पर से सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, transaction and events which are in part of at least financial character and interpreting the results thereof। यानी अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है जिसमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं और समराइजेशन करते हैं उन ट्रांजैक्शंस या इवेंट्स का जिनको हम मनी के टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसके बेस पर हम रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करते हैं, और जो भी इंटरेस्टेड यूजर्स होते हैं उनको हम जो रिजल्ट्स होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं। तो अब अगर हम सीक्वेंस देखें कि क्या स्टेप्स हैं इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसे हम अकाउंटिंग साइकिल भी कहते हैं। सबसे पहले हम ट्रांजैक्शंस को या इवेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे कि सेल हुई है, परचेज हुआ है, क्या रिसीव हुआ है, कितना एक्सपेंस हुआ है, तो क्या ट्रांजैक्शन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। दूसरा हम क्या करेंगे, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन। दैट मीन्स ऐसे ट्रांजैक्शंस जिनको हम मनी के टर्म्स में, मनी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको हम चेक करेंगे, उन्हें हम मेजर करेंगे, दैट कौन कौन से ट्रांजैक्शंस मनी में मेजरेबल हैं। नेक्स्ट आता है रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। दैट मीन्स कि जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना। तो ये ट्रांजैक्शंस हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं या फिर सब्सिडियरी बुक्स में। सब्सिडियरी बुक्स जैसे कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक, ये सभी क्या हैं, सब्सिडियरी बुक्स हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब है, अगर हम जर्नल में देखेंगे वहां पे हमने ट्रांजैक्शंस लिखे हैं, अब अगर हमें किसी स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन को देखना है या किसी पर्सन से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को देखना है तो हमको बार बार उसको सर्च करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन में हम कैटेगराइज कर देते हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको हम कैटेगराइज कर देते हैं, दैट मीन्स क्लासिफाई कर देते हैं, ताकि जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको आसानी से हम समझ सकें। इसके लिए क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, थ्रू प्रिपेयरिंग लेजर्स। लेजर्स प्रिपेयर किए जाते हैं और इनको क्लासिफाई किया जाता है। समराइजिंग का मतलब क्या है कि जो भी क्लासिफाइड डेटा है वो हम उसको अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में, अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में बनाते हैं ताकि यूजर्स उसे आसानी से समझ सके। इसके लिए ट्रायल बैलेंस, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सभी हम प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट है एनालाइजिंग, जो भी फाइनेंशियल डेटा है उसको हम एनालाइज करते हैं और इंटरप्रिटेशन करते हैं। एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करते हैं यानी हम जजमेंट करते हैं, जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको हम जज करते हैं। दैट मीन्स कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, अकाउंट्स हैं, उनको हम एग्जामिन करते हैं ताकि हमको बिजनेस की जो हेल्थ है, जो फाइनेंशियल हेल्थ है, उसको हम पता कर सकें और उसके बेस पर सही डिसीजंस ले सकें। और लास्ट है कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेशन क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि जो भी हम अकाउंटिंग में प्रोसीजर कर रहे हैं ये तभी सक्सेसफुल है जब जिन लोगों को उस इंफॉर्मेशन की जरूरत है डिसीजंस लेने के लिए उन तक उसको पहुंचाया जा सके। तो कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं, जो लोग हैं, जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, जैसे कि क्रेडिटर्स हो गए, बैंकर्स हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, इनको हम क्या करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करते हैं रिपोर्ट्स के फॉर्मेट में या डिस्कशंस के थ्रू हम उनको कम्युनिकेट करते हैं ताकि वो अपने डिसीजंस ले सके। तो हम स्टेप वाइज देखते हैं सीक्वेंस क्या होगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे ट्रांजैक्शन का, आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन। सेकेंड हम क्या करेंगे, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। थर्ड स्टेप में हम ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करते हैं।
फोर्थ स्टेप में हम इनको समराइज करते हैं और फिफ्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। यानी कि सीक्वेंस क्या बना हमारा, सबसे पहले बी, फिर आएगा डी रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग के बाद सी आएगा आपका क्लासिफिकेशन, फिर आएगा ए आपका समराइजेशन और लास्ट में आएगा इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट ई। तो करेक्ट सीक्वेंस बनता है आपका बी डी सी ए ई। तो यहाँ पे देखिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, बी डी सी ए ई, ये आपका सही सीक्वेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, Which of the following is are correct for formation of a company under Section 3 of Companies Act 2013? Options है 7 or more persons where the company formed is to be a public company. दूसरा दिया है 2 or more persons where the company is to be formed to be a private company. थर्ड है 1 person where the company is to be formed to be 1 person company. और फिफ्थ है 5 or more persons where the company formed is to be a public company. हमें इसमें से करेक्ट ऑप्शन देखना है। पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो कि जनरल पब्लिक को शेयर्स इशू करती है। कैपिटल रेज करने के लिए जनरल पब्लिक को शेयर्स इशू करती है। एक पब्लिक कंपनी बनाने के लिए हमको मिनिमम जरूरत होती है 7 मेंबर्स की और मैक्सिमम पर इस पे कोई भी लिमिट नहीं है, नो लिमिट ऑन मैक्सिमम मेंबर्स। दूसरी है प्राइवेट कंपनीज। प्राइवेट कंपनीज वो कंपनीज हैं जो प्राइवेटली ओन्ड होती हैं, प्लस जनरल पब्लिक को ये शेयर्स इशू नहीं कर सकती। इसमें हमको मिनिमम चाहिए 2 मेंबर्स और मैक्सिमम इसमें आपके मेंबर्स हो सकते हैं 200। और थर्ड कॉन्सेप्ट है आपका 1 पर्सन कंपनी का। 1 पर्सन कंपनी बनाने के लिए हमको 1 पर्सन की जरूरत होती है। 1 पर्सन कंपनी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कंपनी एंड सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप विद द बेनिफिट्स ऑफ कंपनी। कंपनी के बेनिफिट्स आपको इसमें मिलते हैं, जैसे कि परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, सेपरेट लीगल एंटिटी। और सोल प्रोप्राइटर यानी सिंगल पर्सन होगा। जब रजिस्ट्रेशन किया जाता है तो सिंगल पर्सन के साथ साथ एक नॉमिनी का नाम भी दिया जाता है, जो आगे चल करके जब ये पर्सन किसी भी कारण से अगर बिजनेस को रन आगे नहीं कर पा रहा है तो वो नॉमिनी बिजनेस को रन करता है। तो देखिए यहाँ पर पहला वाला सही है ऑप्शन, दूसरा भी सही है और थर्ड भी सही है। फोर्थ क्या है, 5 और मोर पर्सन्स वेयर द कंपनी इज फॉर्म टू बी अ पब्लिक कंपनी, ये गलत है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा, ए बी सी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैलेंस ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शंस है राइटिंग ऑफ फ्लोटिंग कॉस्ट, दूसरा है राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, थर्ड है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन और फोर्थ है बोनस इशू। तो देखिए जब हम नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा वैल्यू पर शेयर्स को इशू करते हैं तो जो एक्स्ट्रा पैसा हम ले रहे हैं उससे हम कहते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम। मान लीजिए कि अगर 10 रुपए का शेयर है, इससे हम अगर 12 रुपए में इशू कर रहे हैं तो 2 रुपए यहाँ पर क्या हो गया, आपका प्रीमियम अमाउंट हो गया। जो भी प्रीमियम अमाउंट होता है इसको हम अलग अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट या सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में शो करते हैं। लेकिन जो सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट होता है, जो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में पैसा है, उसके यूटिलाइजेशन को लेकर के कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। यानी इस पैसे को, प्रीमियम के पैसे को हम जनरल बिजनेस एक्सपेंसेस इनके लिए यूज नहीं कर सकते। जो भी हमारे जनरल बिजनेस एक्सपेंसेस हैं उनके लिए इस फंड्स का यूटिलाइजेशन नहीं किया जा सकता। कुछ स्पेसिफिक रीजंस हैं जिसके लिए आप इन फंड्स का यूज कर सकते हैं। बोनस शेयर्स इशू करने के लिए, अगर आप फुल्ली पेड बोनस शेयर्स इशू करना चाहते हैं तो उस केस में हम प्रीमियम के पैसे का यूज कर सकते हैं। दूसरा है राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को हम राइट ऑफ करने के लिए भी सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट का यूज करते हैं। राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन शेयर्स एंड डिबेंचर्स, शेयर्स एंड डिबेंचर्स पर अगर डिस्काउंट है तो उसको राइट ऑफ करने के लिए भी हम सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट का यूज करते हैं। अगर हमको प्रीमियम पे करना है ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स, उस केस में भी हम सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट का यूज करते हैं। इसके अलावा हम यूज करते हैं इसका ड्यूरिंग बाय बैक ऑफ शेयर्स।
इन सभी केसेस में हम प्रीमियम के पैसे का यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स ये परमिसिबल यूजेस हैं जहां पर सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट का यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। कहाँ कहाँ हम इस पैसे का यूज नहीं कर सकते? तो जैसे जनरल बिजनेस एक्सपेंसेस है, यहाँ पर आप यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते। जैसे ऑपरेटिंग कॉस्ट है, सैलरी देना है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, इन सभी केसेस में हम सिक्योरिटीज प्रीमियम के पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आप डिविडेंड देना चाहते हैं, इस केस में भी आप सिक्योरिटीज प्रीमियम के पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कभी भी डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए डिविडेंड का टू द शेयर होल्डर्स हम सिक्योरिटीज प्रीमियम के पैसे का यूज नहीं कर सकते। तो अगर क्वेश्चंस पे हम आए तो राइटिंग ऑफ फ्लोटिंग कॉस्ट भी सही है, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स भी सही है, बोनस इशू के लिए भी यूज कर सकते हैं। डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम सिक्योरिटीज प्रीमियम के अमाउंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो थर्ड ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following transactions are shown as investing activity in cash flow statement by finance companies? Options है cash proceeds from sale of fixed assets, repayment of loan taken, debenture purchased, loan advanced और purchase of patent। तो देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कि आपको बताता है इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश के बारे में आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 तरीके की एक्टिविटीज होती हैं, 3 तरीके की कैटेगरीज में एक्टिविटीज को डिवाइड किया गया है। पहला है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरा होती है आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और थर्ड है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने से हमें शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग करने में हेल्प मिलती है, हम कैश बजट बना सकते हैं और जो कैश रिसीव्स और पेमेंट्स हैं इनके ट्रेंड्स को समझने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट काफी हेल्प करता है। तो अगर हम वेरियस एक्टिविटीज की बात करें तो सबसे पहले ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है ऑपरेटिंग, दैट मीन्स जो भी मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज हैं किसी भी इंटरप्राइज की, वो सभी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट होती हैं। यानी कि इसमें हम उन ट्रांजैक्शंस को या इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट या लॉस से रिलेटेड होती है। जैसे कि गुड्स या सर्विस को सेल करके जो आपको पैसा मिल रहा है, कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग द सर्विस, ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया। डेटर्स से पैसा मिलना, बिल्स रिसीवेबल्स, अगर हमने गुड्स को परचेज किया उसके लिए कैश पेमेंट किया है, सैलरीज, वेजेस, इन सब का जो हम पेमेंट करते हैं, क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हैं, ये सभी आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। दूसरा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का मतलब है कि यहां पर क्या इंक्लूड होता है, परचेज एंड सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स। परचेज एंड सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स को हम यहाँ इंक्लूड करते हैं इन्वेस्टिंग में, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, जो कि बेसिकली रीसेल के लिए नहीं होती हैं। और थर्ड है आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये वो एक्टिविटीज होती हैं जो कि कैपिटल और बोरोइंग्स में चेंज करती हैं, जैसे कि कैश रिसीव फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स को बाय बैक करने के लिए अगर हम कैश पेमेंट करते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरोइंग रिसीप्ट्स जैसे कि डिबेंचर्स। इसके अलावा बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट में चेंज होना, कैश पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड, ये सभी क्या है, हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होते हैं। तो क्वेश्चन से अगर हम देखें तो कैश प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन भी आपकी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है। डिबेंचर्स परचेज, ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं है। लोन एडवांस भी आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है और परचेज ऑफ पेटेंट, ये भी हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। तो सही ऑप्शंस यहाँ है ए, बी, डी, ई। तो अगर हम सीक्वेंस देखें तो यहाँ 3-3 का सीक्वेंस है। पहले ऑप्शन में देखिए ए, बी दिया है और साथ में सी दिया है, तो ये करेक्ट नहीं होगा। दूसरे में देखिए ए, सी, ई दिया है तो सी सही नहीं है, इसलिए ये भी करेक्ट नहीं होगा। थर्ड बी, सी, डी, बी, डी सही है लेकिन सी गलत है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा, बी, डी एंड ई ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बैंक ओवरड्राफ्ट पेबल ऑन डिमांड शुड बी ट्रीटेड एज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ऑप्शंस हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 107 और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18। सेकेंड ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 बैंक ओवरड्राफ्ट ये कैश मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसीलिए इसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की तरह ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। ऑप्शंस हैं लमसम मेथड, नेट एसेट्स मेथड, टोटल पेमेंट मेथड, नेट रियलाइजेशन मेथड या फिर स्वैप मेथड। तो देखिए यहाँ पे लमसम मेथड, नेट एसेट्स मेथड, टोटल पेमेंट मेथड और स्वैप रेट मेथड, ये चारों क्या है आपके परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेशन के मेथड्स हैं। नेट रियलाइजेशन मेथड आपका इसमें नहीं आता है। परचेज कंसिडरेशन का मतलब है वो अमाउंट जब एक परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी को पे करती है फॉर द एक्सचेंज ऑफ ओनरशिप। इसके लिए लमसम मेथड का मतलब है कि जो पेमेंट्स है दो कंपनी के बीच में, उसमें क्या होता है एक बार में एक लमसम अमाउंट का पेमेंट किया जाता है, एक फिक्स अमाउंट का पेमेंट किया जाता है। दूसरा है नेट एसेट्स मेथड, इसमें जो परचेज कंसिडरेशन है वो कैलकुलेट होती है ऑन द बेसिस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जो एसेट की वैल्यू होगी उसमें से हम लायबिलिटीज को माइनस करते हैं और उसके बेस पर हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट है टोटल पेमेंट मेथड। टोटल पेमेंट मेथड में हम परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टोटल ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। नेक्स्ट है स्वैप मेथड। तो स्वैप मेथड में क्या होता है कि जो एक्वायरिंग कंपनी है वो अपने शेयर्स को ऑफर करती है जो टारगेट कंपनी है उसके शेयर्स के एक्सचेंज में, जब भी मर्जर या एक्विजिशन हो रहा हो। तो यहाँ पर देखिए ए सही है, बी सही है, सी सही है और ई सही है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा, ए बी सी ई ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस डिविडेंड पेड आर शोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। ऑप्शन है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी या फिर ऑपरेटिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बोथ। फाइनेंसिंग कंपनी, अगर फाइनेंसिंग कंपनी है उस केस में कुछ रूल्स हैं, जैसे कि अगर इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो इसको हम ट्रीट करेंगे एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दूसरा, अगर डिविडेंड रिसीव्ड है, डिविडेंड अगर रिसीव हो रहा है तो वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा। अगर आपने इंटरेस्ट का पेमेंट किया है, इंटरेस्ट पेड, तो वो भी ट्रीटेड होगा एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। वहीं अगर हमने डिविडेंड पे किया है, डिविडेंड पेड है, तो ये ट्रीट होता है एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये इसलिए यहाँ पे हो रहा है कि जो फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज हैं, जैसे कि बैंक्स हो गए या म्यूचुअल फंड्स कंपनीज हैं, इनके लिए जो सिक्योरिटीज हैं, इनके परचेज और सेल से इनका जो भी कैश इनफ्लो और आउटफ्लो होता है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी की तरह ट्रीट किया जाता है। इसलिए क्योंकि ये इस तरीके की इंटरप्राइजेज हैं जहां पर जो सेल ऑफ सिक्योरिटी या परचेज ऑफ सिक्योरिटी है ये इनका मेन वर्क है जिससे इनका रेवेन्यू जनरेट होता है। तो यहां पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अगर आप हमारे लेक्चर्स की फ्री पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा पूछे गए अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग सेक्शन के क्वेश्चंस को। होपफुली चीजें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।